I would now request Shri M.L. Patel, Superintending Engineer, Madhya Pradesh Pollution Control Board. थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। ये अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मैं काफी देर से आपके यहाँ सुन रहा हूँ, अच्छे वक्ता आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी नई चीज नहीं बताने वाला हूँ। सारी चीजें जो हम आपस में जानते हैं और समझते भी हैं उन चीजों को, केवल कई बार क्या होता है कि हम जब डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें लाइट में आती हैं, और जब लाइट में आती हैं, हमारे संज्ञान में आती हैं, कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में आती हैं और हम सोचते हैं कि तो बड़ा आसान था और आसानी से हम कर सकते हैं। तो वो विचार बनाना ही मैन है। नियम का उद्देश्य या किसी भी कानून का उद्देश्य भी ये होता है कि हम सोसाइटी को लॉफुल बना दें। कोई भी नियम तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक कि वो लॉफुल ना हो। लॉफुल मीन्स होता है कि वो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करे उस चीज को, वो बैकग्राउंड तैयार करना हम सबका दायित्व होता है। तो इसलिए इन चीजों पे हम पॉइंट वाइज 8-10 पॉइंट हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, और जो आज की डेट में हम जिनको पीआरओ कहते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली दे आर द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, और वो वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि इकोलॉजी का जो प्रिंसिपल होता है, इकोलॉजी का प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि नथिंग इज वेस्ट। कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, केवल हमारे दिमाग में वो वेस्ट होती है क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वेस्ट इज ए मिसप्लेस्ड रिसोर्स। कहीं जहां उसे होना चाहिए था वहां नहीं है, इसलिए वो वेस्ट है। अगर उसकी सही जगह पे हम ले जाएं तो वो वेस्ट नहीं रहेगा, वो एक रिसोर्स बन जाएगा। तो यही काम हमारे आज पीआरओ जो कर रहे हैं, या वी केयर जैसी संस्थाएं जो जन जागृति पैदा कर रही हैं लोगों में, उनका उद्देश्य भी वही है। और वो काम जो सोसाइटी को बहुत ही आवश्यक है, वो काम अब शुरू हुआ है। अभी तक क्या होता था कि नियम बनता था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डंडा चलाना शुरू कर देते थे। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी बदली है, अब समय भी बदला है और लोगों का नजरिया भी बदला है। अब आप ये देखिए कि 1 जुलाई 2022 से हमको प्रतिबंधित करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को, और हम 2018 से इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मतलब 4 साल कंटिन्यूस डिस्कशन किसी चीज पे हो तो नेचुरली हर आदमी के दिमाग में वो चीज जाएगी, और जब जाएगी तो वो समझेगा उस चीज को। तो ये एक्चुअली जो मेन प्रिंसिपल है, थिंग्स कम्स फ्रॉम नोवेयर। कोई भी चीज कहीं से आती नहीं है, सारी चीजें हमारे पास में है। केवल ये होता है कि एक चीज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो लॉस नहीं हो सकती है। और दूसरा उनका कहना है, इकोलॉजी के सिद्धांत कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अगर हमने वेस्ट को नापना शुरू कर दिया तो वेस्ट को मिनिमाइज करना भी हम शुरू कर सकते हैं। तो ये मुख्य प्रिंसिपल्स यही है कि हम ये मान के चले कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। प्लास्टिक, जहां तक प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का। बिना प्लास्टिक के हम, मुझे नहीं लगता है कि अपनी आज की भौतिक जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द वेस्ट। जहां हमने वेस्ट कहना शुरू किया वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसलिए क्या है कि हमें ये साइकोलॉजी बदलना है। अगर हमें ये सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि साहब प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट ए वेस्ट, इट इज ए रिसोर्स फॉर समथिंग, और हम उसको यहां से उठा के वहां ले जाएं तो वो रिसोर्स बन जाएगा। तो जो नियम जो अभी आया है, उस नियम का उद्देश्य भी यही है कि हम सोसाइटी में ये प्रतिपादित कर सकते हैं कि साहब एक तो ये वेस्ट नहीं है, रिसोर्स है, इसको आप रिसोर्स की तरफ ले जाइए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसी जगह वेस्ट बन भी गया है तो कोशिश करिए कि उसको हम सही स्थान पर लेके जाएं। थोड़ा सा एक, चूंकि मैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं पहले से अपने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के बारे में आपको एक डेटा दे दूं, क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, जब तक हम मेजर नहीं करें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में हम देखें कि अगर हम टोटल सॉलिड वेस्ट काउंट करें
कंप्लीट, चाहे हैजार्डस हो, बायोमेडिकल हो या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, ये सारे के सारे जितने सॉलिड वेस्ट होते हैं, सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को अगर हम काउंट कर लें तो अराउंड 90% जो होता है वो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। केवल 10% जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट है, और लगभग 10 मींस 9.25% हैजार्डस वेस्ट है और 0.25% बायोमेडिकल वेस्ट है। अब आप देखिए कि अगर हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर लिया तो हमारा लगभग 90% सॉलिड वेस्ट मैनेज हो जाएगा। तो हमारा कंसंट्रेशन वही है, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट एज ए इंडिविजुअल एंटिटी जनरेट नहीं होता है, ये जनरेट होता है थ्रू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और ये इसका जनरेशन अगर आप देखेंगे, हम सिर्फ अर्बन सेक्टर को लें, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में आज भी प्लास्टिक वेस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब अगर हमारा ध्यान ना भी जाएगा रूरल एरियाज की तरफ, हम सिर्फ अर्बन प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम मैनेज कर लें तो मुझे लगता है कि इट विल कंट्रीब्यूट अराउंड 85 to 90%। केवल 10% प्लास्टिक वेस्ट जो होता है जनरेट होता है वो रूरल एरियाज से होता है, जबकि उल्टा है कि 70% रूरल एरियाज की पॉपुलेशन है और 30% अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है। मतलब 30% अर्बन 30% पॉपुलेशन लगभग 85% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, और 70% पॉपुलेशन केवल 30% 15% या 20% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो अगर हम कंसंट्रेट करें केवल अर्बन एरियाज की तरफ तो इसका मैनेजमेंट बड़ा इजी हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के सिनेरियो में देखें तो हमारे पूरे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमारे यहाँ लगभग 403 नगर पालिकाएं या नगर परिषदें हैं मध्य प्रदेश में, और इनमें अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो 16 नगर पालिक निगम है, और उन 16 नगर पालिकाओं से लगभग 55% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। मतलब 403 नगरीय निकायों में से 55% प्लास्टिक वेस्ट केवल 16 इकाइयों से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम 16 को कंसीडर कर लेंगे और 16 को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम 55% ऑफ द टोटल अर्बन प्लास्टिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल कि मेजर थ्रस्ट हमें कहां देना है। हम 70% पॉपुलेशन में 15% प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करें, या 55% प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए केवल 16 या 10% पॉपुलेशन में हम अपनी एनर्जी खर्च करें, कहां पे मैक्सिमम आउटकम हो सकता है। तो इनिशिएशन के लिए हमको यहां से जाना पड़ेगा। तो हमने थ्रस्ट दिया है अपने अर्बन लोकल बॉडीज में भी नगर पालिक निगम, क्योंकि आप ये देखें इनमें भी जनरेशन आप देखें पॉपुलेशन और लिविंग हैबिट्स के हिसाब से इनमें बदलता रहता है। हमारे जो भी नगर निगम है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख के लगभग, इससे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है भी नहीं किसी इकाई की। इंदौर हमारा सबसे बड़ा नगर पालिक निगम है जहां पे लगभग 22-25 लाख के लगभग पॉपुलेशन आती है। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 12% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ MSW। लेकिन वहीं भोपाल देखिए जहां पे पॉपुलेशन 15 लाख 16 लाख के लगभग है, ये इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 8 to 10%। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं जहां पॉपुलेशन 3 लाख 4 लाख है, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन होता है अराउंड 6% 6.5%। अगर हम नगर परिषदों में चले जाएं जहां पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 20,000 50,000 के आसपास होती है, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट का कंट्रीब्यूशन केवल 4 से 4.5% होता है। और जो छोटी नगर पालिका है वहां पे लगभग 2.5% प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कंपोजिशन में। तो आप देखिए अगर हम ग्राम पंचायत में चले जाएंगे इट माइट नॉट बी मोर देन 1.5% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये हमारी हैबिट्स जो होती हैं, रहने की आदतें जो होती हैं, या हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस जो होता है, उसके कारण प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन बदलता है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ लिविंग इज वेरी गुड, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन विल बी वेरी हाई। अगर हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी पुअर हैं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन भी बहुत ही कम होगा। आप देखिए गांव में अगर उनको एक प्लास्टिक का थैला मिल जाएगा तो हो सकता है वो 2-4 महीने तक उसी को रिसाइकिल करते, उसी को यूज करते रहेंगे। मींस रीयूजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक दिन में 50 पॉलीथीन लेके आते हैं और उसको फेंक देते हैं। गांव में आज भी अगर डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं, हो सकता है उसको धो के वो 2-4 बार भी यूज कर लें। वहां पे एक साइकोलॉजी है, उनकी सेविंग की साइकोलॉजी है।
तो ये क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, रहने का तरीका बदलता है, वैसे वैसे प्लास्टिक वेस्ट का कंपोजिशन बदलता रहता है। और या जैसे जैसे अब अगर इनडायरेक्टली हम कहें, जैसे जैसे साइज ऑफ द सिटी बढ़ती है, वैसे वैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स बदलते हैं या इम्प्रूव होते हैं, या हम फिजिकल भाषा में कहें तो इम्प्रूव होते हैं, लेकिन अगर सोशल लाइफ में कहें तो एक्चुअली डिग्रेड होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को यूज एंड थ्रो की कैपेसिटी में लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज को बदलने के लिए ही आज हमें काम करना है, और जो हम आगे जो रूल्स आ गए हैं या जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि हम जो 5 आवर्स हमने बेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 आर की थ्योरी दी है, जिसमें रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवरी और रिसाइकल। इसका सबसे पहला पार्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज की डेफिनेशन दो तरह की होती है। एक तो जो वैज्ञानिक तरह से डिफाइन किया है इसको, रिफ्यूज टू रिसीव मटेरियल फ्रॉम अननेसेसरी पैकेजिंग दैट यू लेटर हैव टू पे फॉर इट्स डिस्पोजल। मींस अगर हम किसी भी चीज को रिफ्यूजल में डाल दें, अगर हमने कहा साहब मेरे को प्लास्टिक कैरी बैग नहीं चाहिए, मैं रिफ्यूज करने की कैपेसिटी अगर मैंने जनरेट कर ली, नेचुरली सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट, कि आप रिफ्यूज करना शुरू करें। अगर हमने कहा साहब अगर हमें 5 किलो बिस्किट लानी है, तो हम 5 किलो के 5 पैकेट ना ला के 5 किलो का एक पैकेट अगर ले आएंगे, अगर कंजम्पशन हमारा 5 किलो का है, तो नेचुरली उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिफ्यूजल के लिए हैबिट्स डालना पड़ेगी। और सिंगल यूज प्लास्टिक में सबसे बड़ा फैक्टर भी यही है कि अगर हमने रिफ्यूज करना सीख लिया, सब हम प्लास्टिक की क्रॉकरी में तो नहीं खाएंगे, या प्लास्टिक की प्लेट में तो हम खाना नहीं खाएंगे, या प्लास्टिक के ग्लास में तो हम पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ एक रिफ्यूजल हमने डाल दिया, तो नेचुरली पूरी सोसाइटी से सिंगल यूज प्लास्टिक अपने आप आउट होना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम आउट करने की बात करते हैं, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये आउट आया क्यों। ऐसा मटेरियल, मतलब आप सोचिए प्लास्टिक, जो कि मेरे ख्याल से ये 1907 में इन्वेंट हुआ था सोशल यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए केवल 1907 में इसका इन्वेंशन हुआ, और 1960 आते आते तक केवल 53 इयर्स में इसने सोसाइटी पे कब्जा कर लिया। मतलब आज आप देखिए कि आज हम क्या बिना प्लास्टिक के कल्पना कर सकते हैं हमारी लाइफ की। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे हाथ में एक प्लास्टिक का ब्रश होता है, शाम को जब हम सोते हैं तो प्लास्टिक हमारे बाजू में जो भी रैक होती है उसके भी ऊपर भी प्लास्टिक होता है, और सामने टीवी जो देखते रहते हैं, और आजकल हैबिट है टीवी देखते देखते सोने की आदत होती है आपकी, तो उसका कैबिनेट भी प्लास्टिक का ही बना होता है। तो आप इमेजिन करिए इस चीज को। कई बार हम बड़े जोश में आके कहते हैं से नो टू प्लास्टिक, ये मुझे लगता है सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो प्लास्टिक कोई कल्प्रिट नहीं है। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो क्या हम आज मंगल पे जा सकते थे? क्या हम चंद्र मिशन भेज सकते थे? जिन जिन कंपोनेंट्स की का वेट 4 टन 5 टन 5 टन हुआ 6 टन हुआ करता था, उस कंपोनेंट का वेस्ट आज क्लोज में आ गया है। तब हम चांद पे जाने और मंगल पे जाने की कल्पना करना साकार कर रहे हैं। मतलब 5 टन का पेलोड लेके जाना और 50 किलो या 100 किलो का पेलोड लेके जाना, कितना डिफरेंस होता है। तो मेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के बावजूद मेरा कहना यह रहता है कि डोंट से नो टू प्लास्टिक, से नो फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। हम किसी भी तरह से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होने देंगे। जहां से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको नो कहिए, डोंट से नो टू प्लास्टिक। क्योंकि आज की डेट में भौतिक दुनिया में प्लास्टिक के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। और इसमें भी आप देखिए कि सारा का सारा प्लास्टिक, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्लास्टिक हमको दुविधाएं ही दे रहा है, ये कष्ट ही दे रहा है। आप देखिए ये आखिर इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके ऊपर विचार करें आप। आज हमें अगर एक 5 किलो सामान लाने के लिए अपना अगर कॉटन का थैला ले जाना है, तो शायद हम जेब में नहीं रख सकते उसको,
लेकिन हम 15 किलो सामान लाने के लिए अपनी जेब में चार पॉलीथीन के पैकेट रख सकते हैं। तो ये उसकी मेरिट्स थी, इसलिए हमारी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग बन के आया, इतना ज्यादा उसने हमारी लाइफ को कैप्चर किया। हर मोड़ पे, हर स्टेप पे हमारे सामने प्लास्टिक है, और हम प्लास्टिक के बिना शायद हर चीज को संभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुविधा कहाँ हुई, हमने प्लास्टिक का उपयोग इतना ज्यादा शुरू करना किया और हर चीज को यूज एंड थ्रो में कन्वर्ट करते गए, और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल के माध्यम से हमारे किसी ना किसी एनवायरमेंटल कंपोनेंट में चला गया। वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, तीनों जगह ये प्लास्टिक हमारी सोसाइटी में चला गया। तो जब अभी आज जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ स्टडीज की हैं, उससे जो हमें सामने आया है कि जो भी प्लास्टिक हमारा नदियों नालों के माध्यम से समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाने के बाद में वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है। माइक्रो प्लास्टिक मीन्स ऐसा प्लास्टिक का कण जो 5 मिलीमीटर से छोटा हो जाता है, क्योंकि जब भी ये टाइम के हिसाब से डिसइंटीग्रेट होता है, लेकिन प्लास्टिक की पूरी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो जब ये समुद्र में गया, तो ये देखा है यूनाइटेड नेशंस की स्टडी में कि लगभग आप ये देखें 800 एनिमल स्पेसीज जो कि सी स्पेसीज हैं, आज डेंजर जोन में पहुंच गए हैं ड्यू टू प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक। इसी तरह से ये भी स्टडी सामने आई है, यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी कराई जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स ऑफ सी सॉल्ट थे दुनिया के बड़े बड़े देशों से, अमेरिका, चाइना, इंडिया, रसिया, सारी कंट्रीज से इन्होंने इंपॉर्टेंट सी साल्ट के ब्रांड लिए, उनकी स्टडी की, और ये देखा 90% सी साल्ट ब्रांड वेयर पॉल्यूटेड बाय द माइक्रोप्लास्टिक्स। तो मतलब ये हुआ कि नमक के माध्यम से ये प्लास्टिक हमारी फूड चेन में चला गया। और आप ये देखिए, जब हमारी फूड चेन में कोई चीज जाती है तो हमारे सिस्टम को वो नेचुरली हमारे सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो अगर कल के दिन कोई रिसर्च होता है और ये सामने आता है कि साहब जितने लंग कैंसर हो रहे हैं उसमें 90% के पीछे प्लास्टिक है या माइक्रो प्लास्टिक है, या जितने भी हमारे किडनी कैंसर हो रहे हैं उसमें से 50% किडनी कैंसर इट इज ड्यू टू माइक्रो प्लास्टिक, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हम अपनी फूड चेन में ले सकते हैं लेकिन एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से उसको आउट नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हमको प्लास्टिक को एक्सक्रेटरी सिस्टम के माध्यम से हटाने की पावर नहीं दी है। तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में ये इकट्ठा होता जाता है, और कल के दिन ऐसी सारी रिसर्च आ सकती हैं। एक सिर्फ संभावना है, अभी कोई रिसर्च नहीं हुई इस पे, लेकिन ये संभावना है कि ऐसी भी रिसर्च हो सकती है। और इसीलिए आज जो हम चिंता कर रहे हैं कि साहब प्लास्टिक को हमको कहीं ना कहीं कम करना है, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है, या ऐसे प्लास्टिक जिनकी हम जरूरत नहीं समझते हैं या जिनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी चीजों को अगर हम आउट करने की कोशिश करें तो संभवतः हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन से बचना है, प्लास्टिक बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए शासन ने नियम भी लाए हैं, क्योंकि कोई चीज देखिए जब शासन स्तर पर होती है, और ये भी मान के चलिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग 90% 99% होते हैं और तंत्र 1% होता है। अगर कोई नियम हमें लागू करना है तो 1% लोगों के हाथों में वो ताकत होती है कि उसको इंप्लीमेंट कराए, और किसके ऊपर इंप्लीमेंट कराए, 99% लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कराए वो। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है, कोई भी तंत्र लोग के ऊपर भारी नहीं हो सकता है। तो अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट कराना है हमको, तो पहले हमको लोकप्रिय बनाना पड़ेगा उसको। जब तक लोकप्रिय नहीं होगा कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि 2018 में प्रधानमंत्री ने सपना देखा, एक शपथ ली, एक विचार दिया कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करेंगे। तो आप देखिए 4-4.5 साल का टाइम, 4 साल से ज्यादा, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के टाइम पे उन्होंने अपनी ये घोषणा की थी,
और ये कहा कि 2022 से हम 22 में हम इसको फेज आउट करने के प्रयास करेंगे। तो 1 जुलाई 2022 से हमने रेगुलेशन लेके आए हैं कि साहब अब हमको ये 1 जुलाई 2022 से ये जो हमारे आइडेंटिफाइड आइटम्स हैं इनको बंद करना है। और वो आइडेंटिफाई भी इसी तर्ज पे किए गए हैं, इसी कारण से किए गए हैं कि साहब उसका हमारे पास में अल्टरनेटिव्स इजीली अवेलेबल हैं। इसके पहले हम उसके बिना आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी रहे थे। हमारे पास में ऐसे सिस्टम थे कि उनके उसके जिनको इसने रिप्लेस किया है वो सारे के सारे सिस्टम इन प्लेस हम फिर से ला सकते हैं, उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास में रेगुलेशन में अगर हम देखें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, जिसमें सबसे पहले एक्चुअली वेस्ट को मैनेज करने के तरीके दिए गए और इसके बाद में सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के बारे में 2019 में भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि कैसे हम उसको फेज आउट कर सकते हैं। इसके बाद में 2021 में अगस्त 2021 में एक नोटिफिकेशन लेके आए जिसको कहा गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, और इसके माध्यम से हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स को फेज आउट करना है उनको चिन्हित करके सामने ला दिया कि साहब ये प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनको हम फेज आउट करेंगे। लेकिन केवल उनको बंद कर देने से क्या प्लास्टिक की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए जो 2016 के रूल में प्रोविजन किया था ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी का, उसको लागू करने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास में नए रूल आए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, और इसमें हमने गाइडलाइंस दी फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी और द प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आप देखें कि स्टेप वाइज ही हम उस पर काम करते आ रहे हैं, क्योंकि बिना कुछ आइटम जो हम आइटम बंद कर सकते हैं हमारे समाज को इफेक्ट किए बिना उनको हम बंद कर दें, जिनको नहीं बंद कर सकते हैं जो जरूरी है चलते रहना चाहिए, तो उसका वेस्ट कैसे मैनेज हो उसके लिए तरीके निकालने की जरूरत थी। तो वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से करने के लिए हमने प्रावधान किए और उसके लिए गाइडलाइंस हमारे 2022 में लागू की गई। अब ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 मुझे लगता है सभी ने पढ़े होंगे, सब जानते हैं। इसमें 2-3 मेजर चेंज किए हैं। एक तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनको फेज आउट करना है। दूसरा उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के लिए ये पैरा लागू नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी नियम के अनुसार किसी भी थिकनेस के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंध करने का रेगुलेशन लाया है, और किसी दूसरे नियम के मध्य प्रदेश जैव अनाज अपशिष्ट नियंत्रण अधिनियम 2004 के अंतर्गत इसको लाया है, और नियमानुसार ये किसी भी थिकनेस के हो प्लास्टिक कैरी बैग, वो प्लास्टिक कैरी बैग मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हैं। ये अलग बात है कि वो अभी भी आज भी प्रचलन में है, और वो इसलिए प्रचलन में है क्योंकि अभी तक उसको लॉफुल नहीं किया जा सका है, पूरी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी कोशिश है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और वो निश्चित रूप से प्रावधान लागू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इन नियमों के अंतर्गत क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस ये नेशन वाइड है, तो मैं कहूंगा कि इसके अभी सितंबर 2021 के बाद से प्लास्टिक कैरी बैग के लिए जो मिनिमम थिकनेस थी प्लास्टिक कैरी बैग की, ये 75 माइक्रोन कर दी गई है, और 31 दिसंबर 2022 के बाद में ये थिकनेस जो हो जाएगी 120 माइक्रोन की हो जाएगी प्लास्टिक कैरी बैग यूज करने के लिए। इसके साथ साथ एक और प्रोविजन किया, अभी तक हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग को शामिल नहीं किया गया था, और उसका रीजन भी था। रीजन ये था कि उसमें चूंकि प्लास्टिक के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं कि उसको अगर आप कुछ मत करिए, आप अगर 18 महीने 20 महीने रखे भी रहेंगे तो 20 महीने बाद अपने आप अगर आप उसको जरा सा भी खींचेंगे तो टूटना शुरू कर देगा। वो मींस डिसइंटीग्रेशन कैपेसिटी उसमें ज्यादा थी, इसलिए वो पहले शामिल नहीं थे। लेकिन 2021 के रूल में इसको शामिल कर लिया है, और उन्होंने कहा कि इसकी थिकनेस जो है 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि हमने ये जब नियम लागू करना है 1 जुलाई 2022 से हमारे यहाँ नियम लागू हो जाएंगे,
तो इसके लिए अभी तक जो हमने किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेस्ट जनरेशन एंड क्वांटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हमने, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स, इंपोर्टर्स एंड वेस्ट प्रोसेसर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट्स का भी आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी कार्रवाई की है, जिसमें से हमारे मेजर जो पोर्शन है रिसाइकलिंग में, और उसके बाद में को प्रोसेसिंग इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज और यूटिलाइजेशन इन द रोड कंस्ट्रक्शन। ये 3 मैकेनिज्म हमने डेवलप किए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पे मेजर प्लास्टिक यूज या प्लास्टिक वेस्ट उपयोग होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन हमारे रूल में दिया हुआ है, किसके लिए? प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर, इंपोर्टर्स और वेस्ट प्रोसेसर्स के लिए। लेकिन हमने एक और यहाँ पे एडिशनल काम भी किया है। हमने कहा कि जो भी एजेंसीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेस्ट मैनेजर्स, या ईपीआर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें टाउन्स बड़े छोटे छोटे हैं, क्वांटम ऑफ वेस्ट काफी कम होता है। 2-3 शहरों को छोड़ दें तो सारे के सारे हमारे शहर जो हैं 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले ही होते हैं, और अधिकतम शहर तो हमारे 50,000 पॉपुलेशन के, 25,000 पॉपुलेशन के, 30,000 पॉपुलेशन के हैं। तो क्या होता था कि ईपीआर के तहत जब पैन इंडिया पीआरओ हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, काम करते थे दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, जहां पे उनको एक कॉर्नर में जाके 50 टन प्लास्टिक मिल जाएगा, ऐसी जगह काम करते थे और पूरे कंट्री की ईपीआर को पूरा कर देते थे। तो मध्य प्रदेश ने एक डिसीजन लिया कि नहीं साहब, ये काम तो नहीं चलेगा। आप मध्य प्रदेश में काम करना चाहते हैं अगर, देन यू हैव टू हैव फैसिलिटीज इन मध्य प्रदेश। आपको हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में सब जगह से प्लास्टिक उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि साहब हम यहाँ पे ईपीआर के तहत पीआरओस के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी हमने चालू की, और सरकार ने कहा कि आपको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए प्री क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश में होना कंपलसरी है। क्योंकि जब आप हमारे यहाँ से उठाएंगे, आपको कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है तो आप नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि एक आदमी पुणे में बैठा हुआ है, यहाँ पर रैक पिकर्स को मैनेज नहीं कर सकता है वो। तो क्या करता था, यहाँ के इंडस्ट्री से उठा के, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है प्लास्टिक का, वो उठा के और यहाँ की ईपीआर में डाल देता था। दूसरी प्री क्वालिफिकेशन ये है कि द प्लास्टिक वेस्ट प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट will not be eligible for the credit of the EPR। आप इंडस्ट्रियल प्लास्टिक को उठा के ईपीआर की क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आपको वेस्ट से ही या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ही प्लास्टिक उठाना पड़ेगा। आपने कहा साहब कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, वो उठा के वहां से 50 टन प्लास्टिक उठाया, आपने कहा साहब मैंने 50 टन इकट्ठा कर लिया, आपने वहां से भी पैसे ले लिए और यहाँ से भी पैसे ले लिए। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमने वहां पे उनको वेन किया कि साहब इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट विल नॉट बी काउंटेड एज फॉर द क्रेडिट ऑफ द ईपीआर।